बेवकूफ हो तुम सब लोग यार। एक साल के एग्जाम के लिए अगर 4-4 5-5 साल दे रहे तो हो यार वाकई बेवकूफ। यहाँ मैं आपको हर लेक्चर पे बार बार बोलता हूँ कि ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट फिल्टर कर करके ला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, बस नोटिफिकेशन आया 2 सेकंड 5 सेकंड रोके और उसका वीडियो स्किप करते हैं, फिर इधर उधर टहलने निकल जाना है। और जो एग्जाम एक साल में आप लोग क्लियर करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं उसमें 4-4 5-5 लगा देते हैं, तो हो यार बेवकूफ। मैं इतनी मेहनत कर करके कॉन्सेप्ट निकाल ला रहा हूँ तुम सब लोगों के लिए। यादव सर आके वो कॉन्सेप्ट टिप टिप के अपनी वीडियो बनाए पड़े हैं और आप लोगों को वीडियो तक देखना नहीं है। 11 लेक्चर दे चुका हूं, आज 12 लेक्चर लेने वाला हूं सेंट्रोइड का। आपको भी पता है कि सेंट्रोइड ट्रायंगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इससे सवाल ज्योमेट्री में आता है, मेंसुरेशन में आता है और पिरामिड का जो सवाल, जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपको सेंट्रोइड की समझ अच्छे से होगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से पिरामिड के सवालों को डील कर सकते हो। तो इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ट्रायंगल का और आज के सेशन में वही सिखाने जा रहा हूं, फ्रॉम बेसिक टू टॉप लेवल। तो चुपचाप पूरा वीडियो देखो और पढ़ाई करो, निकल जाएगा एक साल में एग्जाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको चीजें रिकॉल करवा देता हूं कि आखिरकार इस सीरीज में चल क्या रहा है और इसके पीछे की वजह क्या थी। आज से 15 दिन पहले, आज जब आप लोगों के मेंस के एग्जाम की सीरीज कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट की, टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। और इस सीरीज का पर्पस ये था कि आपको मैथमेटिक्स के बेहतर अच्छे से अच्छे 50 कॉन्सेप्ट फिल्टर करके सिखाए जाए, जिससे आप अगर कोई भी एग्जाम में इंटर होने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम में आने वाले ज्यादातर सवालों को हम लोग अपनी इस सीरीज के माध्यम से कवर कर पाए। इस सीरीज में हम लोग अभी तक टोटल 11 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। यूनिट डिजिट से सेशन स्टार्ट होते होते हम लोग ट्रेपीजियम, जो लास्ट सेशन था हमारा, वो ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज का था। एंड मैंने पहले ही बताया कि ये जो सीरीज है आपकी इंटायर मैथमेटिक्स को कवर नहीं कर रही होगी, क्योंकि सिर्फ 50 लेक्चर्स में पूरी मैथमेटिक्स को कवर करना, पूरे बखूबी तरीके से कवर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर अप्रोक्सीमेट 140-160 घंटे का क्लासेस अगर मिल जाता है तो हाँ, मैथमेटिक्स को आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से जो आपका कंटेंट है, जो आपके सवाल हैं, उनको अगर आप बेहतर तरीके से फिल्टर एनालाइज कर सको, तो आप पूरे परफेक्ट वे में 140-160 घंटे में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। इन 50 जो लेक्चर्स थे, इनके माध्यम से मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ज्यादातर सवाल आपको इन्हीं लेक्चर से मिलेंगे। तो ये जो 50 लेक्चर है, इनको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया गया है और इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक से, जैसे पहले स्टार्टिंग के जो लेक्चर रहे वो लेक्चर रहे कैलकुलेशन बेस्ड की। सबसे पहले कैलकुलेशन पे अप्रोच लगाना जरूरी है ना, कैसे हम सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीजें जब कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद ये टॉपिक वाइज सिलसिला स्टार्ट हुआ कि भाई ज्योमेट्री नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कवर करने में अगर मैं फाउंडेशन बैच में कवर करता हूं तो लगता है मुझे 20-22 क्लासेस, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता यार कंटेंट के साथ। मुझे लगता है कि यार इतना इतना सब पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे टाइम लगता है, बट उस पूरी ज्योमेट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे अगर हम फिल्टर करके लेकर के, तब भी हमारे पास 8-9 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं ज्योमेट्री के। उसके बाद फिर अपने अलजेब्रा पर बात आती है, फिर ट्रिग्नो चलता है, मेंसुरेशन होता है, फिर अर्थमेटिक स्टार्ट होती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर SICI। अब SICI में लगभग 5 सेशन लिए गए, तो 5 सेशन का मतलब ये नहीं कि SICI सिर्फ 5 सेशन का है, बट हाँ इतना हमें पता है कि एक SI का इंस्टॉलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर सवाल पिछले 3-4 साल में बहुत पूछे जा रहे हैं। वहीं पर गुना वाले जो सवाल रहते हैं कि कोई राशि 5 गुना हो रही, कोई राशि 3 गुना हो रही, कितने साल में क्या सीन बनेगा, ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस, CI और SI के डिफरेंस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है ये क्या है, छमाही तिमाही का कॉन्सेप्ट चलता है कि 5 महीने पर अगर ब्याज कैलकुलेट किया जाए, 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट किया जाए, तब क्या सीन रहेगा, और कॉन्सेप्ट टू फिगर आउट CI कि कितने कितने तरीकों से हम CI फिगर आउट कर सकते हैं और उन सब चीजों पर चर्चा। तो मुझे लगता है कि यार ये CI और SI की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के साथ साथ उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं चीजें। तो ये जो क्लास है ये आपका छोटा डोज जरूर है, बट आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं सीधे क्लास में आता हूं और बिना कोई डिस्कशन के सीधे पहला क्लास स्टार्ट होता है, बट
मुझे ये लगता है कि आपको जो चीज प्रोवाइड की जा रही है आप उसकी अहमियत जरूर समझो, क्योंकि इसकी अहमियत बाकी लोग समझ रहे हैं यार। और जिनके लिए ये बनाई जा रही, मतलब आप सब लोगों के लिए बनाई जा रही, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शायद आप चीजें कम ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, एग्जाम के टाइम पर तो हर बच्चा एक्टिव होता है, बट सिलेक्शन उसका होता है जो हर टाइम एक्टिव रहे, हर टाइम अपनी पढ़ाई में लगा रहे। एग्जाम के टाइम पे तो हर एक बच्चा एक्टिव है, लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने की प्रिपरेशन करके सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जैसे अभी फ्री टाइम, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, राइट? तो जनरली ज्यादातर बच्चों का मोरल थोड़ा सा डाउन रहता है कि सर अभी तो कोई नोटिफिकेशन, क्या ही तैयारी कर। अरे आपको पता है नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम अपने टाइम पर होगा, आप अपनी तैयारी तो मजबूत कीजिए। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। लेक्चर नंबर 12 है हमारा। अब केंद्रक है कि जरा उसको समझने की जरूरत है, केंद्रक की अहमियत क्या है आपके एग्जाम में, उसको समझने की जरूरत है। आप अगर पिछले 4, 6, 8 साल के प्रीवियस ईयर सवालों को एनालिसिस करो तो मजा आएगा आपको, आपके अपने एक्चुअल एग्जाम की समझ आएगी। और अगर हम वो 7, 8 साल के सवालों को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो वहां पर हम दो चीजें देखते हैं। एक चीज तो हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रॉइड है कोई खास टॉपिक नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। सेंट्रॉइड से डायरेक्टली सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो सेंट्रॉइड का यूज बहुत जगह होता है। एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल में अल्टीमेटली 4 सेंटर होते हैं। कौन कौन से? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। 4 सेंटर। इन चारों में जो सबसे ज्यादा जरूरी सेंटर है दैट इज सेंट्रॉइड। इन पर लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इन चारों सेंटर के ऊपर। अब चूंकि चारों सेंटर एक साथ कवर नहीं किए जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि एक सेंटर, सेंट्रॉइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज कवर करेंगे, और बचे हुए जो अदर सेंटर है लाइक इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इन सबको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज का जो सेशन है उससे डायरेक्टली सवाल तो नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल बहुत बनता है। सबसे कठिन जगह यूज बताता हूं कहां पर? पिरामिड होता है। पिरामिड के सवाल टफ लगते हैं? बोले बिल्कुल लगते हैं। पिरामिड के सवाल अगर वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला है, वॉल्यूम अगर पूछ रहे तो फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। लेकिन अगर वहीं पर उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया पूछ दिया अगर पिरामिड का, या टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और ट्रेंगल का कंडीशन निकल के आता है कि अगर ट्रेंगुलर पिरामिड है तो मुद्दा यह है कि परपेंडिकुलर हाइट नापी कहां से जाए। अगर सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना, तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं नाप पाओगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट जिस जगह से नापी जाती है उसमें वो पॉइंट ही सेंट्रॉइड होता है। अब अगर सेंट्रॉइड नहीं आया तो पिरामिड गया। समझ में आया? तो ये डायरेक्टली उतना इंपैक्ट नहीं करेगा। डायरेक्टली भी सवाल आते हैं इससे, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल इसके ज्यादा आते हैं। तो हमें अगर अपने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ऐसे सवालों का जिनमें सेंट्रॉइड का इनडायरेक्टली यूज हुआ है, अगर उन्हें करना है तो हमें सेंट्रॉइड की समझ होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम करने के वाले हैं जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर में सेंट्रॉइड से डायरेक्टली पूछे गए हैं, उन सवालों की चर्चा करेंगे। एंड सेंट्रॉइड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, वो सारी की सारी आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे। तो फ्यूचर में जब आप मेंसुरेशन की क्लासेस ले रहे होंगे, जब ज्योमेट्री की अदर क्लासेस ले रहे होंगे और वहां पर अगर सेंट्रॉइड की चर्चा हो रही होगी, तो आपको ये ना लगे कि यार ये क्या चीज है, वहां पर आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है? तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। एंड लेक्चर का नाम है सेंट्रॉइड, केंद्रक। अब एक बात समझिए, इसका औचित्य क्या है, समझाते हैं आपको। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में अल्टीमेटली कोई हमने नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी, इसमें हमें 4 सेंटर मिलते हैं। टोटल कितने सेंटर रहेंगे? बोले सर 4 सेंटर होते हैं। पहला होता है आपका सरकम सेंटर, दूसरा फिर होता है आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं,
एक और होता है आपका ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र बोलते हैं, और लास्ट में होता है आपका सेंट्रोइड, केंद्रक। तो आज का जो मुद्दा है हमारा वो है सेंट्रोइड, क्योंकि बाकी तो हम लोग कल पढ़ेंगे इनको, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर है। सबसे पहला काम कि सेंट्रोइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोले सर सेंट्रोइड का फॉर्मेशन होता है थ्रू मीडियन। थ्रू मीडियन, मीडियन जो आपकी माध्यिका होती है। बोले माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है मेरे भाई सामने वाले वर्टेक्स से साइड का मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन को हम माध्यिका बोलते हैं। मतलब वो लाइन जो सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए और सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, तो यहां पर जो हमारी एडी है वो हो जाएगी हमारी मीडियन। एडी हो जाएगी मीडियन, राइट। अच्छा, अब अगर एडी मीडियन है तो इसी तरीके से बी पॉइंट से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, और लास्ट में इसी तरीके से हम सी पॉइंट से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इनके हम अगर नाम रखना चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं, ओके। तो ये सारी की सारी मीडियन एक पॉइंट पर जरूर मिलेगी, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं सेंट्रोइड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट बी से। तो सबसे पहली चीज कि सेंट्रोइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप कह सकते हैं कि माध्यिका मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिल रही हो वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है। सबसे पहली चीज खत्म हुई। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये मीडियन के साथ मिल रही होंगी वो पॉइंट सेंट्रोइड जो है वो हर एक मीडियन को दो हिस्सों में बांटेगा। जैसे ये वाली मीडियन है, बीई मीडियन है, तो बीई मीडियन को अगर हम देखें तो सेंट्रोइड दो हिस्सों में बांट दे रहा है, एक हिस्सा है बीजी और एक हिस्सा है जीई। अगर हम एडी मीडियन को देखें तो एजी और डीजी दो हिस्से हैं। जो जिन दो हिस्सों में बांटेगा ये इन हिस्सों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, एंड दैट इज 2:1। मतलब केंद्रक हर एक माध्यिका को हमेशा और हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटता है। अब चूंकि यहां पर माध्यिका की बात छिड़ी है तो माध्यिका से रिलेटेड एक पॉइंट जरूर हम करेंगे थोड़ी देर बाद में, बट अभी थोड़ा सा सेंट्रोइड को और समझ लेते। तो हम अल्टीमेटली सेंट्रोइड को ये समझे कि सर सेंट्रोइड जो है वो मीडियन के मीटिंग पॉइंट पर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, फिजिक्स में इसका एक दूसरा नाम भी होता है। फिजिक्स में इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, हर एक बच्चे को समझाता हूं कि जैसे अपन लोग क्लास वगैरह में देखते थे ना कि क्लास में एक बच्चा होता था और वो एक कॉपी को इस तरीके से अपनी उंगली पे राउंड 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 करके नचाना शुरू कर। मुझे आज तक नचाने नहीं आया, लेकिन मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत कॉपियां नचाई हैं। ऐसे नहीं कि मेरी उंगली पर नाच जाती थी, मेरी उंगली पर मुझे बैलेंस बनाना उतना नहीं है, तब मेरी गणित इतनी अच्छी नहीं थी ना कि मुझे पता हुई सेंट्रोइड का है। तो मैं ऐसे करके वो प्रकार रहता था ना उसको घुसेड़ के बड़े आराम से कर लेते थे ऐसे जुगाड़ पानी। बट मुद्दा ये था कि जो वो बच्चा कॉपी नचा रहा होता था वो इसलिए उस कॉपी को बैलेंस कर लेता था अपनी उंगली पर क्योंकि उसकी उंगली उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, कोई भी फिगर है उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के सेंटर ऑफ मास पर होती थी। अब बोले सेंटर ऑफ मास क्या है, बोले सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर उस पूरी आइडेंटिटी का, उस पूरी वस्तु का वेट बैलेंस किया जा सके। तो उसी तरीके से जो सेंट्रोइड है, जो ये पॉइंट है, ये इस त्रिभुज का सेंटर ऑफ मास है। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को एक आइडेंटिटी के तरीके निकाल लूं और इसके सेंटर ऑफ मास मतलब सेंट्रोइड पर उंगली रखूं तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं, राइट। इसी से आपका मास पॉइंट थ्योरम भी निकल के आता है, जानना जरूरी है आपके लिए। चलिए फिलहाल कुछ चीजें और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एक चीज तो हम ये समझ गए कि सेंट्रोइड बनता कैसे, बोले सर मीडियन से, राइट। दूसरी चीज मीडियन को ये किस रेशियो में बांटते हैं, दैट इज 2:3। इसके बाद में एक और थ्योरेटिकल सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जो हमेशा हमेशा त्रिभुज के अंदर रहते हैं। त्रिभुज पर बहुत से पॉइंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये आपके वर्टेक्स होते हैं। फिर ये चारों सेंटर्स हो जाएंगे और भी पॉइंट्स रहते हैं, राइट।
तो अब त्रिभुज पे इतने पॉइंट्स हैं, लेकिन हर एक पॉइंट इधर उधर जा सकता है। त्रिभुज के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट पॉसिबल है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने चर्चा करी थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, तो वहां पर भी हमने ये बात बोली थी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर है तो वहां पर इन सेंटर पर चर्चा जरूर हुई होगी। और इन सेंटर जो पॉइंट है वो हमेशा हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन सेंटर एक त्रिभुज है, उसमें एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो उस त्रिभुज के अंदर हो, एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो त्रिभुज के अंदर हो। इस वृत्त को हम बोलते हैं अंतःवृत्त, इन सर्किल, और इसके सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो अगर वृत्त ही त्रिभुज के अंदर है तो उसका सेंटर हर हालत में त्रिभुज के अंदर होगा ही होगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका इन सेंटर, जो हमेशा और हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। एंड दूसरा आया सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जो उसको बैलेंस कर सके वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी के अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता है। एक मोबाइल रखा है ये अपने पास में, अब इस मोबाइल को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम दूर उंगली थोड़ी रखेंगे, हमें उस मोबाइल पर ही कहीं प्लेस करनी पड़ेगी उंगली। तो सेंटर ऑफ मास दैट मींस केंद्रक भी हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा। पूछता है एग्जामिनर आपसे कि किस पॉइंट की स्थिति हमेशा त्रिभुज के अंदर होगी, तो आपको पता होना चाहिए दो पॉइंट है, पहला इन सेंटर और दूसरा सेंट्रोइड, जो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगी। क्योंकि ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? 90 डिग्री वाले पॉइंट पर होता है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखा जाए, क्या नाम बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज देखा जाए, उसका ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है, उसका सर्कम सेंटर भी त्रिभुज के बाहर होता है। ये सारी चीजों पर कल चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में, पर जो आज के पॉइंट है वो तो दिमाग में रहे। तो इस स्लाइड से आप 3 पॉइंट सीखे, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारे समझ गए। पहला, सेंट्रोइड बनता कैसे है, मीडियन होती क्या है, मीडियन को सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटता है, और सेंट्रोइड की पोजीशन हमेशा कहां पर। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब सेंट्रोइड की खासियत को समझते हैं। एक कोई ट्रायंगल होता है, एक कोई ट्रायंगल है, हमने नाम दे दिया एबीसी, गौर से देखिएगा, और हमने बोला कि इसका ये जी सेंट्रोइड है। तो ये जी जो सेंट्रोइड होता है ये त्रिभुज को आइडेंटिकली डिवाइड करता है। आइडेंटिकली डिवाइड करने का मतलब सेंट्रोइड को ध्यान में रखते हुए सिमेट्रिकल कोई भी आप फिगर ड्रॉ करोगे वो सब बराबर एरिया में होगी। सिमेट्रिकल मतलब अगर हमने इस वर्टेक्स को मिलाया तो इधर भी वर्टेक्स मिला दीजिए, इधर भी वर्टेक्स मिला दीजिए। हमारे पास 3 फिगर क्रिएट हो गए, तो सेंट्रोइड होने की वजह से इन तीनों का एरिया सेम होने वाला है, इन तीनों का एरिया सेम होगा। यह सेंट्रोइड की खासियत है। अच्छा, दूसरा ट्राई मारते हैं। अगर हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाए, हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया एबीसी, बोले एक काम करो, सेंट्रोइड को यूज करते हुए वर्टेक्स से लाइन ही खींच दो। ये लो, ये हमने सेंट्रोइड को यूज करते हुए वर्टेक्स से लाइन ही खींच दी। ये हमारा सेंट्रोइड था, ठीक है? हमने सीधे सीधे लाइन खींच दी, तब भी हमारे जितने भी एरिया निकल के आएंगे वो सब बराबर होंगे। मतलब अगर इसका एरिया एक है इस पार्ट का, तो इसका एरिया भी एक हो जाएगा, इसका एरिया भी एक होगा, सबका एरिया सेम होने वाला है। ये सेंट्रोइड की खासियत है कि अगर सेंट्रोइड को यूज करके आप अगर सिमेट्रिकल कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो, मतलब अगर यहां पर सेंट्रोइड से वर्टेक्स मिलाए तो यहां पर भी मिला दो, यहां पर भी मिला दो, जितने भी पार्ट बनेंगे सबके एरिया बराबर होने वाले, राइट? चलिए एक चीज और आपको समझा देते हैं। अब इसी तरीके का जब एरिया पर ही बात चल रही तो एक एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर और निकल के आता है, जहां पर इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि त्रिभुज एबीसी है हमारे पास में। अगर मैं AB के मिड पॉइंट को उठाऊं, AC के मिड पॉइंट को उठाऊं, तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हमने सिमेट्री में पढ़ रखा है, सिमिलैरिटी में, तो हमें पता है ये BC का आधा होता है, राइट? इसका एरिया 1 होगा, नीचे वाले का एरिया 3 हो जाएगा। ये सिमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है सिमिलैरिटी में कि ऊपर वाले का एरिया 1 है, नीचे वाले का 3 है। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं तो अगेन इसका एरिया भी 1 हो जाएगा, बचे हुए का एरिया 3, टोटल 4 ही रहेगा। मैं इसको मिलाऊं तो इसका एरिया भी 1 हो जाएगा, बचे हुए का एरिया 3, टोटल 4 रहेगा। दैट मीन्स इन चारों फिगर का एरिया भी सेम हो जाता है। ये एक काम हो गया। अब यहां से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ चीज आपके पास एक बहुत मजेदार आती है, जो आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 बार पूछी। अब आप सोचो, बोले सर सिंगल चीज 6 से 7 बार, एसएससी तो रिपीट नहीं करता है ना? ये हमें ऐसा लगता है कि एसएससी रिपीट नहीं करता है। आपका मिथ आज ही तोड़ दूंगा इस सवाल में, आज की क्लास में। देखो समझ, दिखाई देता हूं कि कैसे रिपीट नहीं करता है, कुछ दिखाता हूं आपको, काम की चीज है।
एक सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए जरा। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PL की लंबाई क्या है? सवाल आया SSC CGL 24 जुलाई 2023। इसके बाद एक सवाल और आपके सामने रखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PL की लंबाई बताइए। और ये CGL मेंस को आया 6 मार्च 2023 को। सवाल सेम, लैंग्वेज सेम, ऑप्शंस सेम। तो ये तो मत बोलो कि यार रिपीट नहीं होता है, चीजें रिपीट होने वाली होंगी तो रिपीट जरूर होता है। चलो फिलहाल हम आगे आते हैं। कुछ मैं डिस्कशन कर रहा था, तो इन दोनों ट्रायंगल को मिलाकर के एक पॉइंट हमारे पास क्रिएट होता है, और वो पॉइंट क्या क्रिएट होता है उसको जरा समझिएगा। तो यार मुझे एक बात बताइए, मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल बना रहा हूं जिससे कि आप लोग चीजें अच्छे से समझ पाओ, और ये त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ABC, करेक्ट है। मैं अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं, हमने अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, राइट, तो आप समझ पा रहे हो? बोले सर फिगर कौन सा बन रहा है? बोले दिख रहा है, ये वाला बन रहा है। मैंने कहा रुको अभी नहीं, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये आपका सेंट्रॉइड है। अब मुझे जरा बताइए कि ये जो नया छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो रेड वाला ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया का पूरे ट्रायंगल के एरिया से रिलेशन क्या होगा, ये बता सकते हैं आप? ये आपके एग्जाम में पूछा गया। चलो इसको समझते हैं यार, सीन क्या है। अगर हम गौर से देखें तो क्या अगर हमने इसको मिलाया, अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमने कहा ये भी मिड पॉइंट है। सिमेट्रिकल बनाया हमने? बोले बिल्कुल बनाया। मेरे भाई अगर मैंने इसको सिमेट्रिकल बना लिया, मेरी जरा बात को समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर हमने सिमेट्रिकल बनाया है यहां से, तो जरा इस बात को देखिएगा, हमारे पास 3 फिगर सिमेट्रिकल बन गए एंड सेंट्रॉइड यूज किया गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है? आपका कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि सर जी इसका मतलब यह है कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी 1 होगा, मतलब इन तीनों के एरिया बराबर होने वाले हैं, राइट? वेरी गुड, इन तीनों के एरिया हो गए बराबर। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, एक बात समझिएगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये मिड पॉइंट मिलाया, ध्यान देना मेरी बात को, हमने ये मिड पॉइंट मिलाया। अब हमें इतना पता है कि अगर ऊपर वाले का एरिया 1 है, ऊपर वाले का एरिया 1 है, तो बचे हुए का सबका एरिया सेम आना है। यार अगर मैं यहां से देखूं तो 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन को हटा दूं यहां से, हम अगर ये वाली लाइन को यहां से हटा दें तो अपने पास तो सिर्फ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। यहां एरिया 4 आ रहा है, यहां एरिया 3 आ रहा है। बात हजम नहीं हुई। त्रिभुज जब एक ही है, त्रिभुज जब एक ही है तो इसका एरिया 1 2 3 4 कर रहे हैं, इसका एरिया हम 1 1 और 1 3 कर रहे हैं। बोले सर नहीं, ऐसा कुछ करो जो सेम हो जाए, क्योंकि तभी दोनों का मिक्स्ड रिलेशन निकाल पाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा एक काम करते हैं यार भाई, हम एक काम करते, 4 यहां है 3 यहां है, दोनों का एलसीएम 12 मान लेते हैं। हम कहते हैं इसका एरिया भी 12 है और इसका एरिया भी 12 है। बात को जरा समझिएगा, राइट? अब अगर इसका एरिया 12 है, इसका एरिया 12 है, ये अगर 12 है तो इसको अगर 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है तो ये एरिया 3 हो जाएगा, ये एरिया भी 3 हो जाएगा, सब सेम ही तो बटेंगे, सब के सब एरिया 3 3 में बट जाएंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो आप कहने वाले, बोले सर ये एरिया पूरा 4 में बटेगा, ये एरिया पूरा 4 में बटेगा और ये पूरा एरिया 4 में बटेगा। मैं बांट नहीं रहा हूं, ये पूरा एरिया 4 में बटेगा। अग्रीड? ओके। मेरा अब अगला सवाल है, बोले अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर हमने इस लाइन को मिलाया तो इस ट्रायंगल से सिमिलरिटी होने के चक्कर में अगर ये एरिया 3 है तो ये एरिया भी 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि इस हाइलाइटेड पॉइंट का एरिया, इसका एरिया होना कितना चाहिए? बोले सर 4 होना चाहिए। उस 4 में अगर मेरे भाई 3 ये है तो ये वाला कितना होगा? बोले सर 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको नाम दे दें ABC और ये आपका G है, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, राइट? आप अगर गौर से देखें तो ये मीडियन ही है, मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो मीडियन ही है। ये इस तरीके से मीडियन ही अगर मिड पॉइंट पर मिल रहे हैं करके, तो जो त्रिभुज GEF का एरिया है, आपको पता है वो त्रिभुज ABC के एरिया का, ABC का एरिया कितना है? 12 और इसका एरिया 1 है, तो बोले सर ABC के एरिया का 12वां हिस्सा होगा। और ये रिजल्ट आप खुद देख लो प्रीवियस ईयर में कितने बार पूछा, राइट? इस तरीके से सेंट्रॉइड को यूज करते हुए एरिया को सिमेट्रिकल बांटने के कई एप्लीकेशन।
करेक्ट है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या समझे, बोले सेंट्रॉइड फॉर्म कहां से होता है, मीडियन के मीटिंग पॉइंट से। मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक कर देता है, और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन के ट्रायंगल के अंदर रहेगा। सेंट्रॉइड से सिमेट्रिकल बनने वाले हर एक फिगर का एरिया बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक सवाल रख रहा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, जरा ट्राई कीजिए। सवाल है आपके पास में, ये रहा एक सवाल है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का केंद्रक जी है। एक त्रिभुज हमने बनाया एक्स वाई जेड, ध्यान देना मेरे भाई, एक्स वाई और जेड, और इसका केंद्रक जी है, सेंट्रॉइड हो गया ये जी। आपसे कह रहे एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 45, ओके। जी वाई जेड का क्षेत्रफल बताइए, आप बताइए खुद। हमसे ये पूछा जा रहा है जी वाई जेड का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि ये सेंट्रॉइड इन्वॉल्व किया गया है, इसका मतलब ये सेंट्रॉइड तीनों बराबर बराबर हिस्से में बांट देगा एरिया को। एरिया हमारे पास 45 है, तो 45 को 3 बराबर बराबर हिस्से में बांटो। इसका एरिया 15, इसका एरिया 15, और जो पूछा जा रहा है उसका एरिया भी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट है। यह सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है क्लियर होगा। एक और सवाल आपको देते हैं, तो कुछ बेसिक सवाल लगा लीजिए आप। ये सब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, एंड पूरे फिगर का सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहता है। इसके अलावा एक मैं चीज और आपको सिखाता हूं जो एडिशनल है, जो आपके काम की है। इसको मैं बोलता हूं मैजिकल ट्रायंगल। एक मैजिकल ट्रायंगल यूज करते हैं हम वर्ड। ये पॉइंट होता है ए बी सी, और ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मैं बोलता हूं, जो पुराने बच्चे उनको पता भी होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसकी भुजा मैं मानता हूं 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर मानता हूं, वजह समझ में आएगी। यार अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। मैं अगर यहां से मीडियन ड्रॉ करूं, तो मीडियन ड्रॉ अगर हम करते हैं तो ये माध्यिका भी होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ये चारों लाइनें कोलिनियर होती हैं, सेम होती हैं। तो चाहे मैं इसको माध्यिका बोलूं, चाहे मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलूं, चाहे मैं इसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलूं, चाहे मैं इसको एल्टीट्यूड बोलूं, सब सेम है। और इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, ऑल सेंटर्स, हर एक सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है, हर एक सेंटर। अच्छा एक बात बताइए, ये भुजा अगर 6 है तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चाहे आप अपना tan थीटा कुछ लगाइए, या फिर ये हमें पता है ये 3 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। हमारे पास यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी 3√3। 3√3 हमारे पास AD आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और निकल के आ जाती है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड और मीडियन का जो रेशियो होता है वो रेशियो रहता है 2:√3, और इसी रेशियो की वजह से एक फॉर्मूला बनता है जिसको आप बोलते हैं हीरो फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे भाई जरा आप बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं बोले सर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला कब करते हैं काम, जब ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन मैंने ये पॉइंट डिस्कस इसलिए किया कि कई बार आपसे सवाल ऐसे बोल दिया जाता है कि इफ पी क्यू एंड आर medians of a triangle, राइट, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो मेरे भाई अब समझो, अगर साइड और मीडियन है, ये कौन सा फिगर है, बोले सर ये तो 1D फिगर है, और उसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो फिगर सिमिलर भी हो गया। अब फिगर सिमिलर हो गया है और 1D फिगर है जिसका रेशियो अगर
2:√3 है, तो मेरे भाई इनसे बने हुए त्रिभुज का एरिया का रेशियो कितना होगा? बोले सर 4:3। तो यार जो मीडियंस के थ्रू रेशियो बनेगा एरिया का, वो रेशियो निकल के आ जाएगा कितना? बोले सर ये आ जाएगा √S माइनस पी। एस सेमी पेरीमीटर है, इन्हीं मीडियंस के थ्रू बनाया गया, S माइनस R। लेकिन सर ये जो एरिया निकल के आएगा ना, ये एक्चुअल एरिया का 3/4 होगा। एक्चुअल त्रिभुज का एरिया अगर 4 है तो मीडियन से बना हुआ त्रिभुज का एरिया एक्चुअल एरिया का 3/4 होगा। तो हमने कहा एक्चुअल एरिया कैसे निकाला जाए? बोले सर जो भी मीडियन से आया हुआ है उसका 4/3 कर दीजिए। तो अगर किसी त्रिभुज की मीडियंस की लंबाई PQR है तो उस त्रिभुज का जो एरिया है वो ये फॉर्मूला है, आप रट्टा मारते थे, उसके पीछे का लॉजिक ये है। समझ में? मैं क्यों बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अब ये 1D 2D आपने कब सीखा था? बोले सर क्लास 9 सिमेट्री में सीखा हुआ था। मीडियन कब सीख रहे? बोले आज सीख रहे हैं। समझ, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। और सिखा तो मैं कुछ और ही रहूंगा, और जो मैं सिखा रहा हूं उसका यूज आप आज ही देखोगे। मैजिकल फिगर इसको क्यों बोलता हूं समझिएगा। अब जो सेंट्रॉइड है हमारा, वो इस मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो 2:1 में बांटेगा तो ये पोर्शन हो गया 2√3 और ये पोर्शन हो गया √3, ये पॉइंट हो गया G। मेरे भाई गौर करके देखिएगा, इसको मैं मैजिकल फिगर क्यों बोलता हूं कि यहां पर बोर्ड पर जितनी भी वैल्यूज दिख रही हैं, मैं पिछले 4-5 साल से अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप यहां पर बोर्ड पर लिखी हुई ये सारी वैल्यूज को एज अ फॉर्मूला कंसीडर कीजिए, एज अ फॉर्मूला कंसीडर कीजिए। रीजन, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल इस फिगर पर आता है तो ये वैल्यूज एक फॉर्मूले का काम करती हैं। बताऊं कैसे? आपसे पूछा जाएगा कि एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी इन रेडियस बताइए। आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। एक सवाल पूछ दिया जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिका, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं का योग, जिसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है या 36 सेंटीमीटर परिमाप है, उसकी सरकम रेडियस बताइए कितनी है। आप कैलकुलेट कर ले तो आपका आंसर आता है, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगता है। ये फॉर्मूले का काम करेगा। रीजन बता रहा हूं, यहां पर G जो है वो सेंट्रॉइड तो है, लेकिन G अपने आप में सरकम सेंटर भी है, G अपने आप में इन सेंटर भी है, G अपने आप में ऑर्थो सेंटर भी है। समबाहु त्रिभुज इकलौता ऐसा त्रिभुज है जिसके चारों ये सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, राइट। तो अगर यार ये हमारा इन सेंटर हुआ तो ये डिस्टेंस GD हमारे लिए इन रेडियस का काम करेगी। तो इन रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो इन रेडियस कितनी हो गई? √3। अगर ये हमारा और सरकम सेंटर होता, अगर ये हमारा सरकम सेंटर है तो ये वाली डिस्टेंस आपकी सरकम रेडियस का काम करती है। तो सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी अगर साइड 6 है? बोले सर 2√3। समझ पा रहे हैं आप क्या क्या चीज है? आपको एक एग्जांपल से समझा। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। और ये काफी डिस्कशन रहे जब हम लोग फाउंडेशन पर डिस्कशन करते हैं, फाउंडेशन बैच की बात होती है, तो इसी तरीके से गणित में डूब के पढ़ना होता है जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, तब चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होती है, नहीं तो याद करना होता है। अब सवाल CHSL 2019 में पूछा गया कि एक त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक 4 सेंटर है, चारों एक ही बिंदु पर होंगे, वो त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? अब तो लगा सकते हैं। मैंने बार बार अभी समझाया कि ये चारों पॉइंट एक ही त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर होंगे, एंड दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑप्शन डी करेक्ट है, समबाहु त्रिभुज करेक्ट है। आगे बढ़ता है, एक और सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, CGL 2023 में पूछा गया आपसे। इस सवाल में थोड़ा सा देखो, अभी कुछ सवाल, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अभी कल सीखने वाले हो, तो बेसिकली ये सवाल हमें कल लेकर के आना चाहिए था, लेकिन अगर आज आ गए हैं तो सीख लेते, क्योंकि इसमें से 2-3 चीजें तो आप आज सीख चुके हो। कैसे? जैसे इन्होंने बोला कि जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र एक वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज को घेर रहा है। ऑब्वियसली परिकेंद्र वो सेंटर है, उस सर्किल का सेंटर है जो त्रिभुज के चारों तरफ बाहर से जा रहा हो। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और इन्होंने हमसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। केंद्र पर किसी भी पक्ष द्वारा गठित कोण, क्या लिखा है? द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑफ एट द इन सेंटर। बोले इन सेंटर पर, इन सेंटर पर, ये इन सेंटर है, इन सेंटर पर किसी साइड द्वारा बनाया गया कोण,
इन सेंटर पर किसी साइड द्वारा बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री ज्यादा होता है अपोजिट वर्टेक्स के एंगल से। ये हमेशा 90 डिग्री ज्यादा होगा इस एंगल से। अगर हम ये बोले ए बी सी है तो यहां पर जो आई एंगल है मेरे भाई, क्या वो यहां पर जो आई एंगल है क्या वो 90 डिग्री प्लस ए होता है? अगर आपने कल की क्लास देखी होगी एंगुलर बाइसेक्टर, नहीं सॉरी परसों की क्लास देखी होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, तो ये पॉइंट डिस्कस हुआ था और वहां पर ये एक्चुअल में ये ना हो करके a/2 होता है 90 डिग्री प्लस a/2। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, और अगर दूसरा गलत मिल गया मुझे तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम समझा देते हैं। त्रिभुज के कोण द्विभाजक का पॉइंट एक अंतः केंद्र जो होता है, जो इन सेंटर होता है, वो त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर को मिलाने वाले पॉइंट का जहां पर पॉइंट मीट कर रहे हो वो पॉइंट होता है। बोले बिल्कुल होता है, ये भी आपको परसों क्लास में सिखाया था। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये आपको आज की क्लास में सिखाया। तो बोले सर बाकी के सारे पॉइंट करेक्ट हैं, सिर्फ ये वाला गलत है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसिक से रिलेटेड सवाल ऐसे लैंग्वेज बेस्ड आते हैं इन चारों सेंटर पर, तो इसलिए इन चारों सेंटर का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, इनसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन पॉइंट की वो हमें पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए जरा। त्रिभुज एबीसी में, अब ये सब सवाल तुम देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सेंट्रॉइड पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु, अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी हमारी मीडियन हो जाएगी, एडी हमारी मीडियन हो जाएगी, और जी हमारा केंद्रक है तो जी केंद्रक मीडियन पर ही होगा, केंद्रक हमेशा मीडियन पर ही होगा। इन्होंने बोला जीडी बराबर 10 है, ये अगर 10 है तो हमें पता है ये 2:1 का रेशियो क्रिएट करेगा। अगर 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20। इन्होंने पूछा एडी की लंबाई बताइए, एडी कितना हो जाएगा 20 और 10 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हो? 24 का सवाल है, एक और सवाल लगाते हैं, एक फिर से सवाल लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी है और इन्होंने बोला कि एडी एक माध्यिका है, मीडियन है, ये एडी एक मीडियन है, माध्यिका है। आपसे बोला जा रहा है जी एबीसी का केंद्रक है, ये सेंट्रॉइड हो गया। फिर आपसे कह रहे कि यदि एजी बराबर 14 है, ये वाली अगर 14 है, तो आपको पता है यहां से कि ये रेशियो होता है 2:1। अगर 2 बराबर 14 है तो 1 बराबर 7। आपसे पूछ रहे एडी की लंबाई बताइए, तो अब फिर से एडी की लंबाई कितना हो जाएगी? बोले सर 14 और 7 21 सेंटीमीटर। अब तो कर सकते हैं इन सवालों को, मैं पहले ही बोलता हूं। और आज का जो टॉपिक है, मैंने पहले ही बोला आज के टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अब पता लग रहा है मैं पिरामिड के सवाल अगर लेकर के आ जाता तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिरामिड के सवाल में असली गेम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में 2D के सवालों को लेकर आ जाते तो केंद्रक का असली खेल देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर अभी हम नहीं पहुंचे, तो उन सवालों को तो मैं नहीं लाया, लेकिन आगे के सेशंस में हम जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो सवाल यूज किए जाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में एक टॉपिक प्रिंस ऑफ पिरामिड रखा गया है, और अगर रखा गया है तो वहां पर केंद्रक वाले सवाल पहुंचेंगे, और अगर आपको मैंने केंद्रक नहीं पढ़ाया होगा तो प्रॉब्लम में आएंगे। और दूसरा, ये एरिया में बांटने वाले सवाल आपने भी देखा होगा कि कितना बेहतरीन अप्रोच बनती है जब एग्जाम में सवाल आते हैं, जहां पर आप एरिया को आइडेंटिकल बांट सको, चाहे वो रेक्टेंगल का हो चाहे वो ट्रायंगल का हो। तो कॉन्सेप्ट ये सिखाने जरूरी थे, चूंकि इनसे सवाल उतने ज्यादा दमदार नहीं पूछे जाते। त्रिभुज एबीसी में आपसे फिर से बोला गया, जरा देखिए, त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, इसकी माध्यिका बीई, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है बीई, ये एसी को ई पर कट कर रही है। यदि बीजी बराबर, जी केंद्रक है, जी केंद्रक है, तो ये बीजी बराबर, ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। आपको भी पता है ये रेशियो केंद्रक से वर्टेक्स और ये पॉइंट का 2:1 होता है। 2 बराबर अगर 12 है तो 1 बराबर 6। आपसे पूछा है बीई की लंबाई बताइए, दैट इज 18 सेंटीमीटर, 12 और 6 18। ये सीजीएल 2022 के साथ आप एक्चुअल देखते रहे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि केंद्रक के सवाल डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 15-20% पूछे जाते हैं, बाकी के सारे सवाल इनडायरेक्टली पूछे। और अगर 20% सवालों में अगर इतने सवाल मिल रहे हैं, तो जब इनडायरेक्टली पूछा जा रहा होगा तो आप खुद सोचो, ये वो कुछ ऐसे पॉइंट होते ना, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते ना जिन पर एक्चुअल डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन वो किसी सवाल में होते जरूर होंगे। ये सेंट्रॉइड वो कॉन्सेप्ट, इसलिए आपके लिए जरूरी था। और मैंने पहले ही बोला, जो जो चीजें मेरे हिसाब से मुझे जरूरी लग रही हैं आपके लिए,
मैं सब कुछ ढूंढ ढाड़ के लाऊं। अब जहां पर मैं कोई नई चीज सिखा सकता हूं वहां पर नई चीजें भी सिखाई जाएंगी, जहां कुछ बेहतर सिखा सकता हूं वहां कुछ बेहतर भी सिखाया जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, केंद्रक एल है पी क्यू आर का, पी क्यू बराबर 6, ये लो वही डाटा ले लिया गया। और ये 6 सेंटीमीटर मैं 2023 से यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 2019 से जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं वो मैजिकल फिगर पढ़ा रहा हूं, और हर बार ये बोलता हूं कि उसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो। और जिस बच्चे ने उसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट किया होगा उसको पता है पीएल सर क्या है, बोले सर सरकम रेडियस है, और अगर 6 सेंटीमीटर साइड है तो सरकम रेडियस टिक करके भाग गया होगा वो अगले सवाल पे, बाकी के लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वही चीज मैं समझा रहा था कि ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है, राइट, आपको पता है ये त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, और इसका केंद्रक एल है, ये हो गया, ये एल है। हमें पूछा जा रहा है पी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो क्या लिखाया था, ये था आपका 2√3, ये था आपका √3, यही तो था। तो वो आपसे पीएल की लंबाई ही तो पूछ रहे हैं, दैट इज 2√3। उसके पीछे का गणित, वो पीछे का पूरा गणित आपको यहां डिटेल में समझाया, यहां पर पूरा डिस्कस हुआ कि क्या ये 2√3 कैसे होता है, ये √3 कैसे होता है, सारी चीजें। तो क्या अब मैं अगले सवाल पे टाइम लगाऊं कि पीएल की लंबाई क्या है? बोले सर बिना चेक करे टिक मारो ऑप्शन सी, बिना कोई जांच पड़ताल करे। एक जरा और सवाल देखिए, थोड़ा सा बेहतर सवाल। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ध्यान देना जरा, राइट, ए बी और सी। इसकी भुजा एबीसी की भुजा दे रखी है आपको 16√3, और आपसे पूछ रहे हैं कि पी इसका केंद्रक है, पी हो गया सेंट्रोइड, और बिन भुजा बीसी की पी से दूरी क्या है, भुजा बीसी की पी से दूरी ये पूछा जा रहा है, ये निकालिए। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई। आप इस सवाल को क्या ऐसे नहीं लगा सकते? मैंने क्या बोला था, फॉर्मूले के तरीके ट्रीट करना। बोले सर ये डिस्टेंस तो इन रेडियस है, अगर हमारी साइड 6 सेंटीमीटर होती है तो इन रेडियस √3 होती है। सवाल अगर 6 बराबर साइड 16√3 का है तो सर यहां से √3 की वैल्यू हो जाएगी 16√3 गुना √3/6, 3 और 3, √3 मिलकर के 3 बनाएगा, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा, रिक्वायर्ड आंसर 8। डायरेक्टली टिक कर सकते हो, बोले सर 8 आएगा, ये गया। और वहीं पर अगर इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये 16√3 है तो हम कहेंगे कि सर ये भी 16√3 हो जाएगी, और फिर यहां पर आप चाहे तो एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो, बोले सर 60 30 90, 90 के सामने की जो साइड होती है, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई त्रिभुज के एंगल 60 30 और 90 है तो इनके सामने की जो साइड होती है उनका रेशियो कुछ ये बनता है। तो अगर 2 बराबर 16√3 के, 90 के सामने 2 बराबर अगर 16√3 है तो 1 बराबर 8√3 हो जाएगा, 1 बराबर 8√3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 60 के सामने की भुजा एडी बराबर ये पूरी आ जाएगी आपके पास 24 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, एडी अगर 24 सेंटीमीटर आ गई, आपको पता है पी जो है वो केंद्रक है जो इस 24 को 2:1 में बांटेगा, तो 24 को 2:1 में बांटोगे तो 16 और 8, तब आप कहेंगे बोले सर जो पी की बी से दूरी है वो 8 है। अब एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये था, हमने बोला ना ये एज अ फॉर्मूला ट्रीट होता है, काम की चीज है, लिखो और काम आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मुक टेस्ट लगाओगे तब काम आएगा, नहीं तो मैं ही करवाऊंगा अभी प्रैक्टिस, उसमें काम आएगा। जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं या आईटी पे सेशन लेते हैं तो वहां पर मैं कभी कभार थोड़ा सा स्पीड में निकल जाता हूं, फिर मुझे याद आता है नहीं 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 थोड़ा सा स्लो रखना है, सबको कॉन्सेप्ट भी समझाना है। लेकिन ये सब वो मेथड्स होते हैं जो आपको स्पीड देते हैं। फिर हमें लगता है यार ये तो हमने नहीं पढ़ाया होगा, तो फिर पढ़ाने लगते तो स्लो हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये सब सीखे हुए हो तो सवाल कितनी स्पीड में जाए आपके, और स्पीड के लिए तो आयो आप मेरे पास में। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो एक अगला सवाल और लगाइए। जी एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, चलो भाई और ध्यान दो, जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 35 है, बीसी बराबर 12, एसी बराबर 37 है। बस पकड़ लो यहीं पर, ये पढ़ाया हुआ है क्लास नंबर 4, ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट, ये तो चर्चा का विषय है ना। क्यूबिक ट्रिपलेट अब बहुत सुनने में मिल रहा है यार, जगह जगह सुनने में मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिल रहा था।
इससे पहले ट्रिपलेट पर कहानी शुरू होकर खत्म हो जा रही थी। चलो फिलहाल ट्रिपलेट है ये 12, 35, 37 का ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट हमें ये इंडिकेशन देता है कि त्रिभुज 90 डिग्री का है, राइट। AC बराबर 37 है, BC बराबर 12 है, तो BC ये हो गया 12, ये हो जाएगा 35 और AC बराबर 37, राइट। अच्छा, इन्होंने पूछा है BG की लंबाई बताइए जहां पर G केंद्रक है। अब मेरे भाई जरा बात को समझना, इन्होंने BG केंद्रक है तो ऑब्वियसली माध्यिका पर जाएगा, माध्यिका पर जाएगा, और ये माध्यिका को 2:1 में ब्रेक करेगा, ये 2:1 में ब्रेक करेगा। मेरे भाई एक बात समझना, ये जो पॉइंट होता है ना समकोण त्रिभुज में, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर होता है, और जिन लाइनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिन लाइनों को हम हाईलाइट कर रहे हैं मेरे भाई, ये सब लाइनें रेडियस होती हैं, सरकम रेडियस होती हैं, परित्रिज्याएं होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कोई नाम देना चाहूं, मैंने सपोज करो इसको नाम दे दिया M, तो मेरे भाई यहां से CM बराबर होगा AM बराबर होगा BM, और क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सब की सब सरकम रेडियस है। अच्छा, अगर रेशियो के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर ये डिस्टेंस हमारी 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो BM बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसी तरीके से CM बराबर भी 3 हो जाएगा, AM बराबर भी 3 हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है BG की वैल्यू, एग्जामिनर जानना चाह रहा है BG की वैल्यू मतलब 2 बराबर, और दे क्या रखा है, बोले सर यहां पर देखा जाए तो हमें यह पता है कि ये पूरी साइड अकॉर्डिंग टू रेशियो 6 है, जो सवाल के अकॉर्डिंग 37 सेंटीमीटर है, और हमें जानना है सिर्फ BG की वैल्यू 2 जानना है। तो 6 से 2 कैसे पहुंचे, बोले डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पर भी आ जाइए, तो 37 डिवाइडेड बाई 3, 37 को 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 12.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल की अप्रोच थी, बढ़िया पॉइंट। अब ये पॉइंट आप नोट कर लो, नहीं तो कल तो ये लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके से सेंट्रॉइड अपना काम करता है। अब एक सवाल ये और रखा है, जरा इसको भी ब्रेक कर लेता है। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC है, AC बराबर BC, दोनों जगह C बराबर, तो इसको अगर हमने C ले लिया तो ये हो जाएगा A और ये B, AC बराबर BC, ये दोनों साइड हो गई बराबर। फिर इसके बाद बोलना है कि जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, आधार 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, आधार हो गया 10 सेंटीमीटर लंबा। फिर इसके बाद कह रहे यदि CG बराबर 8 है, CG क्या है, G केंद्रक है, CG बराबर 8, अगर मैं ये CG को आगे बढ़ाऊं तो क्या मेरे भाई जब ये केंद्रक से जा रहा है तो क्या ये मिड पॉइंट पर मिलेगी, बोले बिल्कुल, केंद्रक है तो मीडियन बनेगी ही बनेगी, राइट। तो ये मिड पॉइंट पर जाएगी। अब ये डिस्टेंस दी गई है 8, आपसे पूछ रहे AC की लंबाई बताइए, आपसे पूछे। अब बात को जरा समझिए मेरे भाई, सबसे पहली चीज ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खासियत होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत होती है कि इसका परपेंडिकुलर जो होता है वही मीडियन भी होता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, राइट। तो अगर ये मीडियन है तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, मतलब ये 90 डिग्री भी ड्रॉ करने वाला है। अच्छा, चूंकि ये सेंट्रोइड है तो रेशियो के अकॉर्डिंग क्या ये 2:1 बनाते हुए, अगर ये 2 बराबर 8 है तो क्या 1 बराबर 4 बनाएगा, बोले बिल्कुल बनाएगा। मैंने कहा बस अब इतना बताना, मुझे ज्यादा जानना नहीं है, मुझे ये बताइए क्या ये त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, बोले बिल्कुल सही, समकोण त्रिभुज है, मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है, तो ये समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा ग्रेट। एक बात और बताओ, सी वाला ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है CM नाम दो दिसे, ये कितना लंबा है, आप कहोगे सर ये है 8 और 4 12, 8 और 4 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ AM कितना लंबा है, AM कितना लंबा है, 5। मेरे बात को फिर से समझो, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से अगर आप देखें तो CM की लंबाई कितनी होने वाली है, आप कहोगे सर CM की लंबाई है हमारे पास में, ये डिस्टेंस है हमारे पास में
ये डिस्टेंस है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। ग्रेट। मिड पॉइंट होने की वजह से ये डिस्टेंस है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की, ये डिस्टेंस है 5 की, ये डिस्टेंस है 12 की, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो 5 12 के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट आएगा, 5 12 13। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? दैट इज 13 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि सवालों को कौन से कॉन्सेप्ट से ब्रेक करना है, राइट? और वो चीजें तभी आप समझ पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को सही लैंग्वेज में सही तरीके से समझोगे। ज्योमेट्री में अभी और भी कॉन्सेप्ट सिखाने, नो डाउट इन कॉन्सेप्ट को सीखने का आपका दिल नहीं करता है, आपका दिल करता है सर सीधे सवाल लगवाइए। यही प्रॉब्लम है आपकी, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं चाहते हो और सवाल सॉल्व करने की इच्छाएं रखते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट पर डेप्थ पकड़ नहीं होगी तब तक सवालों में इंप्लीमेंट कैसे सोच पाओगे कि इस सवाल को कैसे गिराना है? बेसिक थ्योरम्स तो सबको पता है ना। सेंट्रोइड होता क्या, बोले मीडियन जहां मिले वो सेंट्रोइड 2:1 में बांट दे, ये सबको पता है। इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो जब भी कभी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो चाहे बोर करे चाहे जो करे, उनको समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है मैं सेंट्रोइड के या कुछ 4 से अच्छे सवाल लेकर के आऊं और क्वेश्चन को बढ़िया लेक्चर को इंटरटेनिंग लेक्चर बनाया जाए, नहीं। ये जरूरी चीज है आपके लिए और ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब तक इन सब पे काम नहीं करोगे स्ट्रांग नहीं होनी है मैथ। ये 50 लेक्चर की सीरीज में आपके लिए बहुत प्लानिंग से बना रहा हूं। अभी 12 लेक्चर हुए, आप 12 लेक्चर में देखिए क्या पढ़ाए, और अभी 50 लेक्चर से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम तो नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। और एक ही बात बोलता हूं, जिस बच्चे ने ये 50 के लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देख लिए थे, आप खुद देखोगे कि बहुतों के पेड कोर्स भी इसके सामने कुछ नहीं होने हैं। बस मैं एक ही बात कहता हूं, पढ़ो ढंग से, डेडिकेशन से पढ़ो, और कोई भी समस्या है बताओ, डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात करेंगे कल, और कल ट्रायंगल के बाकी बचे हुए सारे सेंटर्स पर चर्चा की जाएगी। आज का सेशन हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। बाय बाय, टेक केयर।